राजनीति की मूल कला क्या है अशोक? राजनीति कोई कला थोड़ी, लूट खसोट है। इसमें कला वगैरह क्या है? कोई डकैती की कला होती? राजनीति डकैती है, दिन दहाड़े जिनको लूटो वो भी समझते हैं कि उनकी सेवा की जा रही। ये बड़ी अद्भुत डकैती। डाकू भी इससे मात खा गए, डाकू भी पिछड़ गए, सब तिथि वाय हो गए, आउट ऑफ डेट। इसलिए तो बेचारे डाकू समर्पण करने लगे कि क्या सार, चुनाव लड़ेंगे उसमें ज्यादा सार है। तो राजनीतिज्ञों के सामने डाकू समर्पण कर रहे हैं, क्योंकि देख लिया डाकू नहीं थी तो समझ उनमें भी है कि मारे मारे फिरो जंगल जंगल, और हाथ क्या खाक लगता कुछ, और हमेशा जीवन खतरे में। इससे तो राजनीति बेहतर। ये डकैती की आधुनिक व्यवस्था है, प्रक्रिया है। एक मिनिस्टर जनसंपर्क दौरे पर बाहर निकले, मंजिल पर पहुंचने से पहले डाकुओं द्वारा पकड़े गए, रस्सियों से जकड़े गए, कार से उतारकर पेश किए गए सामने सरकार के। बुरी तरह हाँप रहे थे, मारे डर के कांप रहे थे। तभी बोल उठा सरदार, डरो मत यार, हम तुम एक हैं, दोनों के इरादे नेक हैं, दोनों को जनता ने बनाया है। मुझे नोट देकर, तुम्हें वोट देकर, तुम्हारे हाथ सत्ता, हमारे हाथ बंदूक, दोनों के निशाने अचूक। दोनों ही एक दूसरे के प्रचंड फ्रेंड, जनता को लूटने में दोनों ट्रेंड, या यूं कह लो सगे भैया, रास्ते अलग अलग, लक्ष्य दोनों का रुपया। दोनों के साथ पुलिस, हमारे पीछे तुम्हारे आगे। यहां आए हो तो एक काम कर जाओ, अपनों के बीच आराम कर जाओ। बैंक लूटने के उपलक्ष्य में हमारे पक्ष में आज की रात ठीक 8 बजे तुम्हारा भाषण, और तुम्हारे ही हाथों नए अड्डे का कल उद्घाटन। राजनीति की कला क्या है? कोई कला नहीं, सीधी साफ डकैती है, शुद्ध डकैती है। डाकुओं के दल, और उन्होंने बड़ा जाल रच लिया है। एक डाकुओं का दल हार जाता है, दूसरों का जीत जाता है, दूसरों का हार जाता है, पहलों का जीत जाता है, और जनता एक डाकुओं के दल से दूसरे डाकुओं के दल के हाथ में डोलती रहती। यहां भी लुटोगे, वहां भी लुटोगे, यहां भी पिटोगे, वहां भी पिटोगे। होश पता नहीं तुम्हें कब आए। जिस दिन तुम्हें होश आएगा उस दिन राजनीति दुनिया से उठ जाएगी। उस दिन राजनीति पर कफन उड़ा दिया जाएगा, राजनीति की कब्र बन जाएगी। राजनीति की कोई भी आवश्यकता नहीं। क्या सुंदर शब्द गढ़ा है लोगों ने, राजनीति, जिसमें नीति बिल्कुल भी नहीं, उसको कहते राजनीति। सिर्फ चालबाजी है, धोखाधड़ी, बेईमानी। रावण द्वारा सीता अपहरण के बाद राम ने अपने भक्त हनुमान को बुलाया और भरे हृदय से यह बताया, दुनिया कुछ भी कहे तू मेरा दास है, पर मुझे अपने से भी ज्यादा तुझ पे विश्वास है। जाओ, जल्दी से जाओ, सीता को खोज कर लाओ, या मेरी निशानी देकर उसे तसल्ली दे आओ। हनुमान ने रामचंद्र जी के पैर छुए, सीता की खोज में रवाना हुए, रावण के दरबार में पहुंचे। उसे देखकर गुस्से में जबड़े भींचे, कहा, दुष्ट, सीता को लौटा दे, क्यों मरने को तैयार हो रहा है? पर कलयुग का रावण होशियार था, उसने बड़े प्यार से हनुमान जी को गले लगाया और समझाया, देख यार, तू जंगल में पड़ा पड़ा
क्यों अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है? भूख से तेरा पेट कितना सिकुड़ रहा है। मैं चाहूं तुझे लखपति बना दूं, मेरे मंत्रिमंडल में एक जगह खाली है, तू कहे तो तुझे मंत्री बना दूं। सुनते ही पत्थर से भी ठोस हनुमान जी ढीले पड़ गए। वे राम के तो पैर छूते थे पर रावण के पैरों में पड़ गए। बोले, माई बाप, सीता का तो केवल बहाना था, मुझे तो वैसे ही आपके पास आना था। अरे मैं आपके इस एहसान की कीमत कैसे चुकाऊं? आप मेरी पूंछ में आग लगवा दें तो उस राम की अयोध्या फूंकाऊं। मैं उसकी किस्मत कभी भी फोड़ सकता हूं। आपके मंत्रिमंडल में एक जगह और भी खाली हो तो लक्ष्मण को भी तोड़ सकता हूं। इस गद्दी के लिए एक सीता तो क्या, 1000 सीताएं आपके पास छोड़ सकता हूं। आप भी बेवकूफ हैं, कहीं कलयुग में सीता चुराते। अरे पद के लिए तो आज के राम अपने आप आपके पास चले आएंगे और अपनी सीता खुद आपके पास छोड़ जाएंगे। राजनीति कोई कला नहीं है। कला तो उसे कहते हैं जिससे सृजन हो। राजनीति तो विध्वंस है, शोषण है, हिंसा है। हालांकि नकाब ओढ़ने पड़ते हैं, मुखौटे ओढ़ने पड़ते हैं, अपने को छिपा छिपा के चलना पड़ता है। राजनीतिक नेता के पास जितने चेहरे होते उतने किसी के पास नहीं होते। उसको खुद ही पता नहीं होता कि उसका असली चेहरा कौन सा है। मुखौटे ही बदलता रहता है और दुनिया तब तक धोखे में आती रहेगी जब तक प्रत्येक व्यक्ति थोड़ा सा जागरूक नहीं होता, थोड़ा होशपूर्वक देखता नहीं कि ये सब क्या जाल है। देशों की जरूरत है, लेकिन देशों की बात छोड़ो। राजनेता चाहता प्रदेश होने चाहिए, प्रदेश ही नहीं होना चाहिए। राजनेता की कोशिश होती है हर जिला प्रदेश बन जाना चाहिए। तोड़े जाओ, दुनिया को जितना तोड़ो उतने प्रधानमंत्री होंगे, उतने राष्ट्रपति होंगे। दुनिया को जोड़ो तो प्रधानमंत्री कहां होंगे, राष्ट्रपति कहां होंगे। राजनीति जुड़ने नहीं देना चाहती आदमी को, और तुम्हारे तथाकथित धर्म भी नहीं जुड़ने देना चाहते। दोनों राजनीति के ही दो पहलू हैं। जो चीज तोड़ती वह पाप है, जो चीज जोड़ती वह पुण्य है। और पुण्य की कला होती, पाप की कोई कला होती। किसी को मारना हो इसमें कुछ बड़ी कला की जरूरत है, किसी को जिलाना हो तो कला की जरूरत होती। धर्म कला है, असली धर्म, राजनीति नहीं। आखिरी सवाल, भगवान, मैं एक कवि हूं पर कोई मेरी कविताएं पसंद नहीं करता है। न परिवार वाले, न मित्र, न परिचित। कविताएं मेरी प्रकाशित भी नहीं होती, लेकिन मैं तो अपना जीवन कविता को ही समर्पित कर चुका हूं। अब आपकी शरण आया हूं, आपका क्या आदेश है? गिरीश, जीवन को इतने जल्दी समर्पित करने की क्या जरूरत है? तुम्हें पक्का है कि काव्य तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति है? कौन जाने, लोग ही ठीक कहते हो। 100 में 99 कवि तो कवि होते ही नहीं, तुकबंद ही होते, और तुकबंदों से लोग बहुत परेशान हैं।
बहुत पीड़ित हैं। गांव गांव कवि हैं, मोहल्ले मोहल्ले कवि। कविता करना लोगों को सरल मालूम पड़ता है, और फिर अतुकांत कविता तो और ही सरल हो गई। न तुक की कोई जरूरत है, न छंद की कोई जरूरत है। जो दिल में आए सो लिखो, उल्टा सीधा कुछ भी लकीरें जोड़ते चले जाओ। अखबार में से काट लो लकीरें समाचारों की और उनको चिपका लो एक कागज पर, और आधुनिक कविता हो गई अकविता। कविता करने लोगों को आसान लगती, आसान नहीं है कविता। कविता अत्यंत कठिन बात है। जब तक जीवन तुम्हारा काव्य ना हो, तब तक तुम्हारे जीवन से कविता का प्रवाह हो ही नहीं सकता। सिर्फ बुद्धों के जीवन से ही कविता प्रवाहित होती, बाकी तो सब तुकबंद है। तो मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि कविता के लिए जीवन समर्पित कर दो। ये कविता कोई अभिनेत्री थोड़ी कि इसके लिए जीवन समर्पित कर दो। पहले जीवन में काव्य को तो आने दो, रस तो आने दो। रसो वैसा, जब परमात्मा का रस तुम्हारे भीतर अनुभव होने लगेगा, अगर वो बहना चाहेगा कविता में तो बहेगा, अगर नृत्य में प्रकट होना चाहेगा तो नृत्य में प्रकट होगा। तुम जिद ना करो, तुम्हारी जिद गलत है। तुम्हारी जिद तो अहंकार ही है। अब तुम कहते हो कि मैं कवि हूं और कविताएं करना पसंद करता हूं। तुम पसंद करते हो तो करते रहो, मगर दूसरों को ना सताओ। अगर वो सुनना पसंद नहीं करते तो कम से कम उनकी आजादी तो न छीनो। तुम कहते हो ना परिवार वाले, न मित्र, न परिचित, कोई मेरी कविता पसंद नहीं करता, तो उन पर कृपा करो। इतनी अहिंसा तो होनी ही चाहिए। उनको मत सताओ, उनको क्षमा करो। अपनी कविता अपने भीतर रखो, एकांत में गुनगुना लिए, खुद ही सुन लिए। और मेरी अगर मानो तो मैं तुमसे कहूंगा कि अभी कविता का क्षण नहीं आया। पहले जागो, पहले ध्यान में डूबो। अगर यहां आ गए हो तो तुकबंदी वगैरह छोड़ दो, कुछ दिन के लिए बिल्कुल छोड़ दो। कुछ दिन के लिए मस्ती तुम्हारे भीतर होगी, फिर परमात्मा जो करवाना चाहे करे। जैसा नाच नचाए नाचना, मगर जिद मत करना कि मैं तो ऐसे ही नाचूंगा, कि तू कुछ भी कहे मैं तो ऐसे ही नाचूंगा, कि मुझे तो कविता ही करनी है। कौन जाने कविता में तुम्हारे जीवन का प्रस्फुटन होगा या नहीं होगा। यह तो केवल ध्यान की अंतिम अवस्था में ही अनुभव होना शुरू होता है कि मेरी अंतर क्षमता क्या है। उसके पहले तो आदमी सब गड़बड़ होते। जिसको डॉक्टर होना चाहिए वो इंजीनियर है, जिसको इंजीनियर होना चाहिए वो डॉक्टर है, जिसको दुकानदार होना चाहिए वो कविता कर रहा है, जिसको कविता करनी चाहिए वो दुकानदारी कर रहा है। सब अस्त व्यस्त है। यहां हर आदमी गलत जगह पर, इसलिए इतना दुख है, इतनी पीड़ा है। कोई कहीं तृप्त नहीं मालूम होता, कोई कहीं राजी नहीं मालूम होता, क्योंकि किसी को पता नहीं कि मेरी नियति क्या है, मेरा भाग्य क्या है, मैं क्या बनने को पैदा हुआ हूं। जूही कि बेला कि गुलाब कि कमल। जूही बेला बनने की कोशिश कर रही, बेला जूही बनने की कोशिश कर रहा है, गुलाब कमल होने की चेष्टा में लगा है, कमल कुछ और होने की चेष्टा में लगा है, सब कुछ और होने में लगे, इसलिए कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सब तरफ उदासी है। नहीं, इतनी जल्दी समर्पण ना करो। मैंने सुना है एक कवि रहा होगा तुम्हारे जैसा ही, ग्रीस, घर से भाग गया। घर वाले उससे परेशान थे, वो घर वालों से परेशान था। सो घर वालों ने इस तरह के विज्ञापन दिए, गुमशुदा कवि के लिए पिता का विज्ञापन।
मेरा पुत्र छदम्मी लाल, वल्द मौसमी लाल, उपनाम नायब है, पिछले 3 महीनों से गायब है। जहां कहीं भी श्रोताओं का जमघट जुटता है, कम से कम 20 कविताएं सुनाकर उठता है। इसको कविता सुनाने की बीमारी बहुत पुरानी, बड़े बड़े डॉक्टरों को हैरानी। इसकी बीमारी में अब तक कई सौ रुपए फूके, 2 बार आगरा और बरेली भी भेज चुके। रांची भेजने का खर्च कहां से लाएं? देश में पर्याप्त पागल खाने कहां हैं? पागल खाने कम हैं, पागल ज्यादा हैं। इसलिए लोग कविता करने पे आमादा हैं। जिन साहब को भी यह गुमशुदा कवि मिले, इससे सावधान रहें। भूल कर भी कविता सुनाने को ना कहें। पहले आपको किसी रेस्टोरेंट में चाय पिलवाएगा, फिर अपनी ढेर सारी कविताएं सुनाएगा। रिश्तेदारों से प्रार्थना है इसको कोई गिफ्ट ना दें। इसकी चाय तो पी सकते हैं, कविता सुनाने की लिफ्ट ना दें। थोड़े लेखकों ही बहुत समझ लें आप, निवेदक एक कवि का अभागा बाप। और उसी कवि की खोज में या बचाव में अपने उसके भाई का विज्ञापन। प्रिय भैया कवि, तुम जहां कहीं भी हो वहीं रहना। जो भी कष्ट पड़े अकेले सहना। तुम्हारे जाने का किसी को दुख होगा, यह सिर्फ मन की भ्रांति है। जब से तुम गए हो घर में पूर्ण शांति। तुम्हारी बीमार माता अब सुखी जीवन जी रही। तुम्हारी पत्नी दोनों वक्त बोर्नविटा पी रही। तुम्हारे 3 साले घर पर ही डंड पेल रहे। 4 बच्चे गली में गिल्ली डंडा खेल रहे। उधार वाले दुकानदार जरूर घबरा गए हैं, कई बार घर के चक्कर भी लगा गए हैं। इसलिए प्रिय भैया कवि, तुम जहां कहीं भी हो वहीं रहना। जो भी कष्ट पड़े अकेले सहना। तुम्हारे जाने से फालतू कविता प्रेमी अवश्य दुखी हो गए हैं, पर मोहल्ले के सभी लोग सुखी हो गए हैं। नोट, जो कोई भी इस गुमशुदा का पता हमें देगा, हमारे साथ दुश्मनी करेगा। जो इसे मना कर घर ले आएगा, वो पुरस्कार नहीं दंड पाएगा। और इसी गुमशुदा कवि के नाम पत्नी का विज्ञापन। हे मेरे 12 बच्चों के बाप, तुम्हें लग जाए शीतला मैया का साप। पता नहीं आदमी हो या कसाई, तुम्हें इस तरह जाते शर्म नहीं आई। जाना ही था तो आधे बच्चे अपने साथ ले जाते, आधे दर्जन मुझे दे जाते। पूरी प्लाटून मेरे लिए ही छोड़ गए हो। एक इंजन से 12 डिब्बे जोड़ गए हो। जब इनसे बहुत तंग हो जाती हूं, एक ही बात कह के डराती हूं, नहीं मानोगे तो तुम्हारे बाप को वापस बुलवा दूंगी, उनकी ढेर सारी कविताएं सुनवा दूंगी। बच्चे सहम कर चुप होने लगते, कुछ तो डर कर रोने लगते। इसलिए अगर तुम्हारी आंखों की पूरी शर्म ना बह गई हो, थोड़ी सी भी बाकी रह गई हो, तो कभी घर लौट कर मत आना। ज्यादा तुम्हें क्या समझाना। चाहे जहां नाचो, चाहे जहां गाते रहना, मनी ऑर्डर हर महीने घर पर भिजवाते रहना। तुम्हारे प्राणों की प्यासी श्रीमती सत्यानाशी। गिरीश, तुम तो यहां आ गए, कहते हो अब आपकी शरण आया हूं, अब क्या आदेश। भैया घर मत जाना, और यहां कविता करना मत। यहां ध्यान करो। हां, ध्यान के बाद भी तुम्हारे जीवन में सहज स्फूर्त कविता बहे तो समर्पित कर दो सारा जीवन। फिर कोई संकोच नहीं करना, फिर सब दांव पर लगा देना। मगर अभी समर्पण की बात व्यर्थ है। अभी तुम्हें पता ही नहीं तुम कौन हो, किस लिए हो, कहां से आए हो, क्या तुम्हारी नियति, क्या तुम्हारा प्रयोजन है। अभी तुम्हें कुछ भी पता नहीं। अभी पूछो मैं कौन हूं। अभी सारा समर्पण ध्यान के लिए, पहले समाधि, फिर से सब अपने से हो जाता है, और फिर जो होता है शुभ है। अभी तुम जो भी करोगे अशुभ होगा। कविता भी व्यर्थ होगी। अभी क्या करोगे कविता में?
भीतर रोशनी ना होगी तो अपने अंधेरे को ही ढालोगे, और भीतर गीत ना उठेंगे तो तुम्हारी कविता में गालियां ही होंगी। भीतर ही तो बाहर बहकर आता है। इसलिए मेरी अगर बात मानो, आ ही गए हो तो इस ख्याल में मत रहना कि यहां कविता सुनने वाले तुम्हें मिल जाएंगे। इस ख्याल में मत रहना कि मैं हर तरह की बेवकूफियों को सहयोग देता हूं। पहले ध्यान, फिर से सब ठीक है, फिर मेरा प्रत्येक कृत्य के लिए आशीष है। आज इतना है।